कि देश में कोरोना काल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं राम मंदिर के शिलान्यास के लिए, वहां 250 लोग जुटेंगे, तो क्या आप वहां कोरोना फैलाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार के अंदर 75 कोरोना बम इनके मिले हैं पटना में भाजपा मुख्यालय में, और बिहार में जगह जगह घूम करके भाजपाई लोग कोरोना फैला रहे हैं। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो उनकी जांच कर दी जाए। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं 80% भाजपाई कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्होंने वहां कोरोना फैलाने का वो दिखता नहीं है कोरोना। हर इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हैरान हैं कि एक तरफ देश कोरोना काल में है, आप समझ लीजिएगा मंदिरों के निर्माण से आप भिखारी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कॉलेज बनाते तो वहां आप डॉक्टर और वैज्ञानिक बना सकते थे। हमें लगता है कि देश में भिखारी बनाने की बजाय डॉक्टर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाने के लिए विद्यालय खुलने चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। हमारे देश में डॉक्टर कफील खान के परिवार को और उनकी पैरवी करने वाले वकीलों को 1 रुपए की आर्थिक मदद देश और दुनिया से नहीं चाहिए। ये बात मैं जोर दे करके इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कभी कभार हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। न चंदा देने की जरूरत है, न चंदा एकत्र करने की जरूरत है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो वकील डॉक्टर कफील खान की पैरवी के लिए खड़े हैं, वो बिना पैसा लिए हुए डॉक्टर कफील खान के पक्ष में खड़े हैं। जैसे हम सब लोग जहां संभव है वहां डॉक्टर कफील खान के विषय में आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सुनीता यादव का पुलिस में रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। थौना ओजम बिरंदा का नारकोटिक्स विभाग में रहकर भाजपा के नशीले पदार्थ के स्मगलरों की गिरफ्तारी करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हमारी सीमा पर 15 जून को 20 जवानों ने जिस जमीन की, जिस मातृभूमि के जिस हिस्से के लिए शहादत दी, उस हिस्से को भारत की जमीन बताना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है। नरेंद्र मोदी बोले हमारी जमीन में कोई नहीं घुसा, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, हमारी जमीन किसी के पास नहीं है। मतलब राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भूभाग पर हमारे 20 जवानों ने 15 जून को शहादत दी और 76 जवानों की देह पर, शरीर पर जो निशान है, घायल हुए थे, वह जमीन भारत की बताई जाएगी तो भारत को खतरा हो जाएगा, देश को सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। मणिपुर में लुखोसोई जो भाजपा का जो ड्रग्स माफिया है वो जेल के अंदर रहेगा तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। और पुलिस अधीक्षक थौना ओजम बिरंदा अगर नारकोटिक्स विभाग में रहेगी तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। सुनीता यादव जो लॉकडाउन के नियम कर पढ़ा रही थी स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को, कुमार कन्नानी के बेटे को, गुजरात में वो पुलिस में रहेगी तो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा हो जाएगा। और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जिन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा ग्रुप बना दिया है, वो अगर भारत की जेल में रहते तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता। इसीलिए 31 दिसंबर 1999 को संघ परिवार की सरकार ने भारत की जेल में बंद मसूद अजहर और उसके साथ 2 और सहयोगियों को कंधार पहुंचाया। कंधार पहुंच करके वो पाकिस्तान से भारत के खिलाफ, आप सब लोगों को मालूम होगा कि 13 दिसंबर 2001 को मसूद अजहर के ग्रुप ने, उसके गुर्गों ने संसद पर हमला किया था। और उसकी मदद किसने की? उसके मददगार थे डीएसपी देविंदर सिंह। डीएसपी देविंदर सिंह ने मदद की थी संसद पर हमला कराने के लिए। यह बात भी आप सब लोगों को याद रखनी चाहिए। और डीएसपी देविंदर सिंह कौन है? अभी 11 जनवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ वो गिरफ्तार हुए, कश्मीर से दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहे थे। और 19 जून को डीएसपी देविंदर सिंह की दिल्ली पुलिस ने जमानत करा दी। दिल्ली पुलिस मतलब गृह मंत्री अमित शाह के नीचे, और अमित शाह के नीचे दिल्ली पुलिस ये मानती है कि यदि देविंदर सिंह जेल में रहेगा तो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मतलब 2001 में संसद पर आतंकी हमला कराने वाला, और आप सब लोगों को मालूम होगा 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे 40 जवान जहां मारे गए आतंकी हमले में, उसकी पूरी व्यवस्था कराने में देविंदर सिंह का हाथ था।
और फिर 11 जनवरी को हमारी राजधानी दिल्ली पर हमला करने वाला हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को साथ लेकर दिल्ली पर चढ़ाई चढ़ने वाला जेल में रहेगा, तो देश की सुरक्षा को खतरा है। और आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में सोहराबुद्दीन से लेकर कौशरबीर से लेकर प्रजापति तक जो फेक इनकाउंटर गुजरात में हुए, उस मसले में जेल में रह चुका, तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री न बनाया जाता अमित शाह को, तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। तो देश की सुरक्षा के लिए तड़ी पार रह चुके शख्स को गृह मंत्री बनाया गया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपको, हमको, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में विपक्ष की सरकारें जहां जहां रहेंगी उनको गिराया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? क्या वो सब भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या? मैं आप सब लोगों को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बीएस येदियुरप्पा जो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनका ऑडियो और वायरल हो रहा है। एक एक विधायक की कीमत वो 10-10 करोड़ रुपए तक की उजागर कर रहे थे, अभी तो 35 करोड़ रुपए तक का मामला भी उजागर हो रहा है। आप सब लोगों को याद करना चाहिए, उत्तराखंड में 9 विधायक कम थे भाजपा के पास, अरुणाचल में इनके पास 43 विधायक कम थे, 9 विधायक उत्तराखंड में, 43 विधायक अरुणाचल में कम थे, मणिपुर में 4 विधायक, जहां ये पूरा मैं अभी बात कर रहा हूं कि वहां एम वीरेंद्र सिंह वो पूरे ड्रग्स माफिया को के माध्यम से पूरे देश में नशे की आपूर्ति करा रहे हैं। वहां से मणिपुर में जो भाजपा के नेता है जो गिरफ्तार रहे। गुजरात में 16 विधायक कम थे, गोवा में 10 विधायक कम थे, कर्नाटक में 17 विधायक कम थे और मध्य प्रदेश में 20 विधायक कम थे। तो भारत की दशा को आपको समझना पड़ेगा। देश की सरकार कंगाल हो गई, लाल किला बेच दिया, पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। भारत का रेलवे बेचा जा रहा है, पैसा कहां गया, बहुत बड़ा हिस्सा, पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। भारत का LIC को बेच दिया, पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। भारत का इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। भारत के जो गैस नवरत्न है, गैस अथॉरिटी से लेकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबको बेचा जा रहा है, इसका पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। और बैंक बेचे जा रहे हैं, पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कोरोना काल में हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के उद्योगों पर ताले लग रहे हैं, व्यापार बर्बाद हो गया। और हमारे देश के मजदूर और रेहड़ी पटरी खोमचा और साप्ताहिक बाजार वाले भूखमरी की कगार पर आ गए। लेकिन भारत में धन बड़ा है, तिजोरी में भाजपा का एक एक विधायक को 35-35 करोड़ रुपए में खरीद रही है। हमारे देश के अंदर दूसरी बात अगर देखें तो कोरोना में मौतों का जो अंबार है, जो लाइन संख्या है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, हमारे देश में नरेंद्र मोदी के चहेते धनवान हुए हैं। अभी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में सारे काम हो रहे हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान पर जो फर्जी तरीके से देशद्रोह का मुकदमा बनाया गया है, उस पर सुनवाई का अवसर नहीं दे रही है। ये दुखद अफसोस की बात हम सब लोगों के लिए है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी अगली तारीख तय हुई है 27 जुलाई और 30 जुलाई को कि अगली तारीख पर सुनवाई होगी। ऐसा आग्रह भी हम आपसे करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से। और एक बात कई लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें वकीलों की कमी है। मैं बिल्कुल आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील है, मैं नाम नहीं उनका जिक्र कर रहा हूं, वो पैरवी कर रहे हैं डॉक्टर कफील खान के विषय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उच्च स्तरीय वकील उनके पक्ष में खड़े हैं और उनके परिवार की तरफ से आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, उनकी एक है कि आप सब लोगों का प्यार, आपकी दुआएं, आपकी एकता, आशीर्वाद आपका चाहिए। डॉक्टर कफील खान के परिवार को और उनकी पैरवी करने वाले वकीलों को 1 रुपए की आर्थिक मदद देश और दुनिया से नहीं चाहिए। ये बात मैं जोर दे करके इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कभी कभार हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। न चंदा देने की जरूरत है, न चंदा एकत्र करने की जरूरत है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो वकील डॉक्टर कफील खान की पैरवी के लिए खड़े हैं, वो बिना पैसा लिए हुए डॉक्टर कफील खान के पक्ष में खड़े हैं। जैसे हम सब लोग जहां संभव है वहां डॉक्टर कफील खान के विषय में आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा कि 8 दिसंबर 1989 को भी
कश्मीर में 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, तब भी गठबंधन में भाजपा की सरकार थी। और 1999 में भारत की जेल में बंद 3 आतंकवादियों को, मसूद अजहर और उसके साथ 2 आतंकवादियों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंचाया गया था, तब भी भाजपा की सरकार थी। और आप सब लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि देवेंद्र सिंह, डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो संसद पर हमला कराने का, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अफजल गुरु, जिस बालक को, जिस युवा को फांसी पर लटकाया गया था, उसने अपने वकील के माध्यम से साफ साफ कहा था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह है जिसने मुझे मार पीट करके विवश किया ताकि मैं दिल्ली आऊं और दिल्ली आकर के मसूद अजहर के गुर्गे जो आतंकी थे, संसद पर हमला कराने वाले, उनकी मदद का काम करूं। उसको दिल्ली पुलिस बचा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि उसे राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजा गया। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा गठबंधन की सरकार में आतंकी छोड़े गए 1989 में भी और 1999 में भी, और जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उन आतंकवादियों की मदद करने वाले डीएसपी देवेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजा गया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को बताए बगैर चुपचाप से पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने संघ की सरकार के समय भेजे गए मसूद अजहर जैसे आतंकी के गिरोह से क्या क्या संदेश दिया। लेकिन एक बात बड़ी प्रामाणिक है कि दिसंबर 2015 में ही मसूद अजहर के आतंकवादियों ने भारत में प्रवेश करके पठानकोट पर 2 जनवरी को हमला किया, जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हो गए थे। ये बात भी आपको हमको सबको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद उड़ी में भी आतंकी हमला हुआ था, जहां हमारे 19 सैनिकों की शहादत हुई। और फिर 14 फरवरी को भी 2019 में आतंकी हमले में पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। और मैं ये बात भी इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने कहा था, प्रमाणिक तौर पर कहा था, भारत सरकार को कहा कि वहां पर विस्फोट भरी गाड़ी से हमला किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने वाले वो कौन लोग थे? देश के गद्दार। आप सब लोगों को पूछना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया कि जवानों को सुरक्षित ले जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हवाई जहाज की मांग को खारिज करने वाले देश के गद्दार कौन थे? और तीसरी बात, जब वहां पर पूरा सड़क पर पहले से असुरक्षा की बात कही गई थी, तो जरा मैं ये जानना चाहता हूं कि 3700 जवानों को एक साथ काफिले में चलवाने के लिए किसने गद्दारी की? और चौथी बात, जिस गाड़ी पर विस्फोट भरकर टक्कर मारी गई वही गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, ये जानकारी किसने जाहिर की? और 5वीं बात, पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक एक ही दिन का वनवास हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये वनवास किसने तय किया? ये बात भी आपको जाननी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने ये सब तय किया वही देश के गद्दार हैं, जहां हमारे देश के 20 जवानों ने शहादत दी और उस जमीन को भारत की नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा नहीं किया, हमारी जमीन पे किसी की पोस्ट नहीं है, हमारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार पहुंचाने वाले, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से भारत पे हमले कराने वाले, हमला कराने में मदद करने वाले को राष्ट्रपति का पुरस्कार दिलाने वाले, ये सब के सब संघ से ही क्यों जुड़ा हुआ खेल लगता है। और हमारे देश में डॉक्टर कफिल खान को फंसाने वाले, सुनीता यादव को प्रताड़ित करने वाले, मणिपुर में 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स जिस स्मगलर भाजपा के नेता लुका सोई जो के पास पकड़ी गई, उसको छुड़ाने वाले और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थौना ओजम वृंदा को परेशान करने वाले, उसको उसकी जिम्मेदारी से अलग करने वाले, हमारे देश में गुजरात में दंगों में दंगाई सरकार में शामिल लोगों को पर कार्रवाई करने वाले संजीव भट्ट को आजीवन कारावास कराने वाले, और राजधानी दिल्ली से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक हमारे देश में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, ना कहने की आजादी, एनआरसी के विरोध की आजादी, एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध की आजादी का
विरोध करने वालों को फंसाने वाले, राजधानी दिल्ली में दंगा करने दंगाइयों को बचाने वाले, मस्जिदों को जलाने वाले, ये सब के सब एक ही गिरोह है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप कोरोना काल में ऑनलाइन सुनवाई करने से डर रहे हैं जज साहब, तो डॉक्टर कफील खान निर्दोष बंद है जेल में, उनको अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा, आप जरा सोचिए। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से और मैं आग्रह करता हूं हमारे देश के अंदर, क्योंकि न्यायालय का सम्मान का मामला भी है, अदालत के सम्मान का मामला भी है, देश के संविधान का मामला भी है, देश के संविधान के आत्मा धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई में हिस्सा रहने वाले डॉक्टर कफील खान को फंसाने का काम, जिन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे बचाए और इस समय डॉक्टर कफील खान बाहर होते, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, चमकी बुखार में जो बिहार के बच्चे पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे होते। तो मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जिस प्रकार का सहयोग डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए, उसी तरीके का सहयोग आपको सुधा भारद्वाज से लेकर गौतम नवलखा से लेकर बरबरा राव से लेकर के और प्रोफेसर और तमाम जो योद्धा लड़ रहे हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सब लोगों की रिहाई के लिए भी आपको करना पड़ेगा।